हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माइंड ऑफ क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर ये जो क्लास आपके लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी कि सर आपने जो टर्म टेस्ट दिया है हिस्ट्री का उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करवाया जाए। और वैसे आज के दिन संडे वैसे होता है तो क्लास नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपकी डिमांड थी और आप सबकी चाहत थी कि सर क्लास हो जाए, क्योंकि अब टर्म टेस्ट हमारे हैं, कोई कल कल कोई परसों, तो इसलिए आज ये टर्म टेस्ट क्लास हो रही है। और अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो शुरू करते हैं आज अपनी इम्पोर्टेंट क्लास, बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास की क्लास है, जिसमें हम ट्रम्प टेस्ट से संबंध में जो पेपर आपको दिया था मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। देखो अल्टीमेटली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लास है ना, इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि टर्म टेस्ट में ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, क्योंकि हर टर्म टेस्ट का जो मैंने पेपर करवाया है, हर टर्म टेस्ट का मैंने जो पेपर सॉल्यूशन करवाया है उसमें आपको बताया है कि 50 मार्क्स का आपका टर्म टेस्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए ओनली 3 यूनिट ही आपके कवर करनी है। कितनी? 3 यूनिट। और इस टर्म टेस्ट के अंतर्गत आपका पेपर 2 पार्ट में आएगा, ए और बी। ठीक है, ए के अंदर हम बात करें तो ध्यान रखना, ए में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे 2 नंबर के, और कुल मिलाकर ये 20 मार्क्स हो जाते हैं। फिर बी के अंदर बात करें, बी के अंदर आपको 6 प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको करने कितने हैं? 6 आएंगे, लेकिन करने कितने आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, प्रति क्वेश्चन 10 नंबर के हैं। इस तरह से ये हो गए 30 प्लस 20 कितने हो गए? 50 हो गए। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये टर्म टेस्ट का एक सिस्टम रहेगा। और मैंने अब तक अगर बात करें तो देखिए, सोशियोलॉजी का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, पॉलिटिकल साइंस का है, और आज ये हिस्ट्री का मैंने टर्म टेस्ट का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जल्द जो बचे हैं उनकी भी क्लासेज होगी। तो अब बढ़ते सीधा पहले प्रश्न पर। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि मुगल प्रशासन के बारे में हमने पहले भी क्लास ली थी, इसका पूरा टॉपिक क्लियर करवाया था। क्लियर? तो देखिए, आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने कि मुगल प्रशासन के पतन के 2 कारण बताइए। ठीक है, तो आंसर में नोट कर लेना। पहला तो है औरंगजेब की नीति। औरंगजेब की नीतियां। औरंगजेब पूरी तरह से एक तो कट्टर सुन्नी मुसलमान की तरफ था, दूसरा उसने किसी प्रकार की सहिष्णुता को नहीं अपनाया, और अपनी नीतियों के अंदर उसके व्यवहारों से, उसके प्रभावों से देखा जाए तो इनके पतन का कारण भी बनती है। नेक्स्ट, दूसरी बात करें तो उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी शासक शक्तिहीन, यानी औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए इतने दमदार मजबूत नहीं हुए कि सत्ता को संभाल पाए, तो वो नहीं संभाल पाए थे, तो बिखर गया धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर, बक्सर का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? तो देखिए, पहले तो सब ध्यान रखना, बक्सर का जो युद्ध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। अब किनके मध्य हुआ है? तो एक और हम बात करते हैं अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और दूसरी ओर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सेना। ठीक है, और इस युद्ध में, बक्सर युद्ध में विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मीर कासिम सिजाउद्दौला है, शाह आलम द्वितीय है, तो ये सभी भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जीत है वो ईस्ट इंडियन कंपनी की होती है। क्लियर? नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के अधीन आना शुरू हो जाती है, या फिर बंगाल धीरे धीरे स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, पेज 2 पर आपके सामने। और क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप सभी करेक्ट आंसर दीजिएगा। स्वत और सरदेशमुखी कर क्या है? यस, तो देखिए, यहाँ पर इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपने इसका आंसर ढूंढ ही लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे, तो फिर भी देखिए, मराठों द्वारा
सुरक्षा के बदले और राजस्व के रूप में लिए गए कर, ठीक है, जिसके अंतर्गत सौत है उपज का 1/4 हिस्सा कर था, ठीक है। और अगर सरदेशमुखी कहा जाए, क्या कहा जाए, सरदेशमुखी, ये एक अतिरिक्त कर था, अतिरिक्त कर जो 1/10 हिस्से के रूप में लिया जाता था, ठीक है, 1/10 हिस्से के रूप में, क्लियर, 1/10, और ये भी एक राजस्व के रूप में होता है लेकिन अतिरिक्त कर के रूप में आता था, ठीक है। तो इन दोनों में ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और शानदार है। आगे है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शेर पंजाब या फिर पंजाब का शेर के नाम से किसे जाना जाता था। बिल्कुल इसके आंसर आप सभी को आ रहे होंगे और अपने कमेंट में भी आंसर जरूर दीजिएगा। तो देखिए, बात करते हैं पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने पंजाब को एक व्यवस्थित मुकाम पर लाकर एक स्थान, एक दर्जा दे दिया है, तो इसी बदौलत इसे शेर पंजाब कहा जाता है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब है व्यवगत के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। व्यवगत, तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, आंसर में नोट कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीति, क्या है, विलय नीति, इसके जरिए है ना, इसके जरिए उन राज्यों को हड़पना जिसका उत्तराधिकारी नहीं है, जिसके अंतर्गत उन राज्यों को अपने साम्राज्य, यानी अंग्रेजों के अपने साम्राज्य में मिलाना, जिसका उत्तराधिकारी नहीं हो। तो सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजों ने इस आधार पर हड़पा था, तो 1848 में सतारा को, किसको, सतारा को। अब अगर पूछा जाए ये नीति किसके द्वारा लाई गई, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति है वो लाई गई, जिसके द्वारा उन्होंने धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों को अपने अधीन हड़प लिया था। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम को लेकर है, इसलिए इसको नोटेड कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 जो है, जिसको आप अच्छे से समझते हैं, आपको याद होगा, कोलाछेल का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था। ध्यान रखना, जिसको कुलाचल भी कहा जाता है, ठीक है, कुलाछल भी कहा जाता है। त्रावणकोर, ये किस राज्य का युद्ध, मतलब किस राज्य में हुआ, त्रावणकोर राज्य आप सभी जानते हैं, पूर्व की ओर जो, अब ये तो त्रावणकोर राज्य है, वहीं पर अंग्रेज और त्रावणकोर राज्य के बीच हुआ जो ये युद्ध है वो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1700। यस, डेट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि डेट जरूर पूछी जाती है। 1741, अगस्त 1741 किनके मध्य हुआ, तो अभी जस्ट बताया, अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर राज्य, त्रावणकोर राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को लेकर ये इंपॉर्टेंट युद्ध और इससे संबंधित संधि याद रख लीजिएगा। क्लियर,
ये याद रख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं मराठा संघ से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल, मराठा संघ का मतलब है कि मराठा राज्य का जब उदय था, मराठा राज्य ताकत में थे, तो उनके बड़े शानदार पावरफुल जो 4 सरदार थे, वे अलग-अलग हिस्सों पर राज करते थे और जब कुछ भी समस्याएँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, तो अपने राज्य के हित में सभी एकजुट हो जाते थे। तो ये चारों सरदारों का एक संघ था, जिसको मराठा संघ कहा जाता है। इसमें नोट कर लीजिए, प्रमुख मराठा राज्यों, मराठा सरदारों का संघ, जो समय पर मराठा हित के लिए एकजुट हो जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन शामिल थे, 4 प्रमुख। तो आप नोट कर लीजिएगा, ग्वालियर और उज्जैन के ग्वालियर और उज्जैन की बात करें तो वहां के प्रमुख जो सरदार हैं, महादेव सिंधिया। ठीक है ना, सिंधिया। तो एक तो ये हो गए। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर लिख दे तो जगह स्पेसिफिक समझ में आ जाएगा, है बड़ौदा के गायकवाड़। इधर आ जाएगा ना, ठीक है। बड़ौदा के थे गायकवाड़, ठीक है, गायकवाड़। इसी तरह तीसरा जो इसका प्रमुख सरदार था वो इंदौर और मालवा के मल्हारराव होलकर। इंदौर और मालवा, इनके क्या थे, होलकर, ये प्रमुख सरदार था। और इसी प्रकार नेक्स्ट जो चौथा सरदार था मराठा संघ का पावरफुल, वो है नागपुर का भोसले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 4 सरदार, इनकी जबरदस्त टुकड़ी जो थी वो मराठा संघ कहलाती थी। ओके, चलो अब बात आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आप सभी को याद होगा और ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो यस, क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि ये जरूरी है। हर एक दोस्त अपने दूसरे के लिए जरूरी होता है, तो ये क्लास भी उनके लिए आवश्यक है, तो शेयर इट, लव इट। आगे है अमृतसर संधि के बारे में बताइए। तो देखिए, अमृतसर संधि, पहले तो बात ये ध्यान रखना, पंजाब राज्य और अंग्रेजों के मध्य है। ठीक है, नाम से आपको क्लियरली नोट हो जाना चाहिए। तो आंसर में सीधा सीधा सटीक रूप में नोट करना, 25 अप्रैल 1809। पंजाब राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। अब यहाँ पर इस समय अगर हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ शर्तों को माना था कि अंग्रेजों का अधिकार है, वह अब नर्मदा नदी के तक इनको सीमित रखा जाएगा और इसके अलावा अंग्रेज है उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पंजाब राज्य है उसके वो जो जीते हुए प्रदेश वो अंग्रेजों को वापस सौंप देगा, ये तय हुआ। और अंग्रेजों ने पंजाब की सीमा है वह उत्तरी नर्मदा नदी के तक सीमित कर दी। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट तर्क और बातें हैं वो इस संधि में होती है। यानी कुल मिलाकर पंजाब के लिए नुकसानदायक था, लेकिन उनको ये संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस की नीति का
संबंध किससे है? देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये नीति है वो किसने जारी की? लॉर्ड हेडिंग्स के द्वारा। नोट कर लीजिए। यह नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा लागू की गई। अब इसमें क्या था, ये नीति क्या थी, तो नोट कर लीजिएगा। इसके तहत जिस राज्य को सुरक्षा चाहिए उसे पहले अपने पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा या रक्षा करनी होगी। मतलब बहुत ही अलग था ये इस रिंग फेंस नीति के तहत कि भाई एक राज्य है जिसको सुरक्षा चाहिए, तो पहले ये शर्त के तहत था कि आपको अपने पड़ोसी राज्य की सुरक्षा करनी होगी। इस प्रकार से आप अपनी सुरक्षा चाहते तो आप अपने पड़ोसी राज्य की सुरक्षा करो, तो पड़ोसी राज्य आपकी सुरक्षा करेगा। इस प्रकार से एक रिंग बन जाती है, रिंग फेंस नीति। क्लियर? चलो लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो इंपोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए आपके एग्जाम के लिए, शानदार। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब और किनके मध्य हुई, तो नोट कर लेना। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और इधर से मैसूर के सुल्तान टीपू के मध्य 1792 में हुई। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज मैसूर संघर्ष हुआ है। इसको ये क्लास अपना ये 3rd यूनिट के अंतर्गत है और ये क्लास आपको करवानी है, मतलब सिलेबस में आना है अभी, तो जल्दी सिलेबस आपके अंतर्गत ये क्लास करवाई जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए टर्म साइज को लेकर आपको पूरे 3 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ये जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे और इस क्लास से क्या आपको बेनिफिशियल है, और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन इसके बाद जो बड़े प्रश्न हैं वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये यूनिट फर्स्ट से है, यूनिट फर्स्ट से संबंधित 2 है, 2 में से कोई भी आपको एक करना है। पहला है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण की विवेचना कीजिए, या फिर अथवा में जो रहेगा पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिट फर्स्ट से 2 में से कोई भी आपको एक प्रश्न करना है। क्लियर? इसी प्रकार से आपके जो यूनिट 2 में जो आपका जो प्रश्न है, इन दोनों में से कोई भी एक करना है। यहाँ पे यूनिट 2 देख सकते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों के संबंधों की विस्तृत विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट अथवा में इसके रहेगा कि हैदर और टीपू सुल्तान के कार्यों तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए जो मैसूर साम्राज्य के सुल्तान रहे हैं। नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न रहता है आपका मॉडल पेपर में और टर्म टेस्ट में जो रहेगा और सेमेस्टर में भी इंपॉर्टेंट रहता है ये जो है ये यूनिट 3 से है, यूनिट 3 से। क्लियर? इसमें देखिए लॉर्ड डलहौजी के विलय सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में जो रहेगा वह बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन की विवेचना की थी। द्वैत, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बहुत जल्द आपको करवाए जाएंगे। आने वाले सभी सब्जेक्ट की क्लासेज लाइव है और इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलेज एंड स्टडी अवेलेबल इन मी एंड माय यूट्यूब क्लास। और इन सभी के नोट्स, ये जो भी है ना, इन सभी के नोट्स अवेलेबल है। इन सभी के नोट्स के लिए आज ही डाउनलोड करें क्लासी सेट ऐप। ठीक है, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम मात्र फीस फ्री कोर्स मिल जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है ये भी आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, और अदरवाइज आपको कोई डाउट है तो शेयर करें। मिलते हैं अगली इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।